ओके। सो वेलकम टू द क्लास। और क्वेश्चन आंसर सीरीज में कौन सा चल रहा है? आईपीसी चल रहा है। इसके बाद तुम लोग को बचेगा इंटरनेशनल लॉ और इंटरप्रिटेशन। ठीक, 4 क्लास शायद इसकी हुई है। आई होप कि आज लास्ट क्लास हो। ठीक, ओके, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कट रचना, ये होगा कूट रचना। ठीक है, फोर्जरी के अपराध को परिभाषित कीजिए, इसके आवश्यक तत्व। तो फिर से बोला परिभाषा आती है तो आवश्यक तत्व आ ही जाएगा, और आवश्यक तत्व को ही एक्सप्लेन करते हैं फॉर एग्जाम्पल देके। चाहे केस का एग्जाम्पल दो, चाहे अपने शब्दों में। ठीक है, एक केस दो केस बता देना चाहिए। ओके, तुम्हारे सिलेबस में आईपीसी है ना? बट थोड़ा सा सेक्शन यहाँ पे चाहो तो एनएस का भी देख सकती हो, तो मुझे थोड़ा सा करेक्ट करने दो। ठीक है, तो सेक्शन 463 टू सेक्शन 477A आईपीसी, जो कि तुम्हारे सिलेबस में है। तुमको याद नहीं करना, रटना नहीं है इसको, परमानेंट एग्जाम देना फिर भूल जाना। ठीक है, अगर एलएलएम वगैरह के लिए, नेट वगैरह के लिए याद करना है, तो जब तक तुम लोग का टाइम आएगा तब तक बीएनएस बीएनएस तो ऑलरेडी चल ही रहा है, पता है, वकालत में भी वही चल रहा है। तो बीएनएस में कौन सी धारा रहेगी? 336 टू 346 340, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे धारा ज़्यादा लग रही है ना, तो कुछ धाराएं हटाई गई हैं, कुछ धाराएं मर्ज हो जाती हैं, कुछ नहीं जोड़ी जाती हैं। ठीक है, ओके। परिभाषा सेम है, बाकी सब सेम, बस धारा इधर उधर हुई। ओके, धारा 463 के अनुसार आईपीसी के क्या है? फॉर्जरी। कूट रचना क्या है? जब कोई व्यक्ति जब कोई व्यक्ति, तो व्यक्ति ही करेगा, जानवर तो करेंगे नहीं, किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या होते हैं? वो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज होते हैं। ठीक है, ओके। तो ये पहला एलिमेंट हो गया, मिथ्या इरादे से इस प्रकार बनाता है। ठीक है, तो ये दूसरा एलिमेंट हो गया, दूसरा आवश्यक तत्व हो गया कि वह किसी अन्य व्यक्ति का नाम पर प्रतीत हो, किसी कोई अन्य व्यक्ति उसका यूज कर सके अपना बता के, या वो ओरिजिनल की तरह प्रतीत हो। ठीक है, जबकि वो ओरिजिनल नहीं हो। ठीक है, जिससे किसी को हानि या नुकसान हो, तो वह कूट रचना करता है। फिर से कट रचना आ गया है। ठीक है, तो नीचे मैंने आईपीसी का नोट्स बहुत शॉर्ट में ही बनाया है ऑलरेडी। 88 है, वाक्य में तो 100 के आसपास है। तो फिर से यहाँ पे कूट रचना के आवश्यक तत्व देख लेते हैं। ठीक है, कोई भी झूठा दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इस इरादे से बनाना कि किसी को नुकसान पहुंचाया जाए, धोखा दिया जाए, धोखाधड़ी की जाए। सो सिंपल। ठीक है, कोई भी दस्तावेज, डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट यानी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इस इरादे से बनाना कि किसी व्यक्ति को क्या किया जाए? नुकसान पहुंचाया जाए, या किसी व्यक्ति को ऐसा फायदा पहुंचाया जाए जिसका वो हकदार नहीं है। ठीक है, और जिसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, कैसे पहुंचाया जाएगा? धोखा देकर, धोखाधड़, या इस दस्तावेज या रिकॉर्ड का प्रयोग कैसा कैसे कार्य में हो? धोखाधड़ी में हो। यही है यही है फॉर्जरी। ठीक है, तो कूटकरण यहाँ दिया हुआ है, इसकी सिंपल मीनिंग तुम ऐसे ले सकते हो, जालसाजी करना। ठीक है, चल। सो फर्स्ट एलिमेंट क्या है? किसी भी मिथ्या दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का निर्माण करना, हमारी परिभाषा में देखा। ठीक है, मिथ्या मतलब गलत, नकली, नकली मतलब झूठा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख मतलब इलेक्ट्रॉनिक तुम देख लो, जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक, जैसे फॉर एग्जांपल हमने अपना आधार कार्ड इलेक्ट्रॉनिक निकलवाया और इलेक्ट्रॉनिक रूप से उसमें गड़बड़ी कर दी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज हो गया, है ना। नॉर्मल दस्तावेज, हमने अपना आधार कार्ड ऑफिस में जाके बनवाया और वहां पे धोखाधड़ी करके नकली बनवा लिया। झूठे दस्तावेज की रचना या परिवर्तन किया गया हो। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं पूरा का पूरा दस्तावेज ही झूठा हो। ठीक है, हो सकता है कि पहले से कोई दस्तावेज हो जो असली हो,
उसके कुछ भाग में आपने झूठा ऐड कर दिया हो, कुछ भाग में, ठीक है, या कुछ भाग को आपने परिवर्तित कर दिया। फॉर एग्जाम्पल वहां पे 100 रुपये लिखा था, 1000 रुपये लिखा था, और आपने क्या कर दिया, वहां ऐड कर दिया 10,000 रुपये। देखो, अक्सर जब हम बैंक चेक कराते हैं तो मान लो 1,000 रुपये भी निकालना हो तो उसके बाद ऐसे लिख के फिर ऑनली करते हैं ना। ये क्यों लगाते हैं? ताकि कोई, मान लो किसी को ऐसे लिख के और ऐसे करके छोड़ दें, ठीक है, नीचे हमने साइन करके दे दिया। अब वो व्यक्ति क्या करेगा, वहां पे ऐसे जीरो बढ़ा लेगा, एंड दिस विल कॉज सम हानि, ओके, लॉस। मिथ्या इरादा हो, गलत इरादा हो, डिसऑनेस्ट हो, ठीक है। जो यहाँ पे ट्रांसलेशन जब हुआ है ना, तो थोड़ा सा शब्द मिथ्या इरादा, डिसऑनेस्ट, बेईमानी पूर्ण इरादा होना चाहिए, ठीक है, ओके, तो वही मतलब निकलता है, ठीक है। ऐसा कार्य जानबूझकर किस उद्देश्य से किया गया हो, तो धोखा देने के उद्देश्य से। अगर कोई आपको 1,000 रुपये का चेक दिया और उसने ऐसे किया हुआ है और आप वहां पे जीरो बढ़ा ले रहे हो, तो बिना उससे पूछे, बिना उसकी इजाजत के, तो आप क्या कर रहे हो, धोखा देने का उद्देश्य से ही काम कर रहे हो ना, ठीक है। किसी लाभ या क्षति या धोखाधड़ी की मंशा हो, ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर हम किसी दस्तावेज में कुछ हेर फेर कर रहे हैं या गलत दस्तावेज बना रहे हैं तो हमारा कैसा इरादा है, गलत इरादा है, ठीक है, बेईमानीपूर्ण इरादा है, कपटपूर्ण इरादा है, ठीक है। और ये कपटपूर्ण इरादा क्या है कि किसी को लाभ होगा जिसके जिसके लिए वो दस्तावेज में फेरफार कर रहा है, ठीक है। फॉर यहाँ पर मान लो एक्स ने बनाया था 1,000 रुपये का और वाई उसमें क्या कर रहा है, एक जीरो बढ़ा दे रहा है, ठीक है, चेक में। वैसे तो बढ़ा नहीं सकते क्योंकि ऐसे करके ऐसे कटा रहता है ना, एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पर क्या है, एक्स को नुकसान होगा ही होगा, चाहे इनका इरादा हो चाहे नहीं। क्यों? क्योंकि इनको तो लाभ हो रहा है और इसका पैसा जा रहा है। तो यहाँ ये नहीं कह सकते सर मैंने तो 10,000 बढ़ा के 9,000 एक्स्ट्रा ले लिया, बट मेरा कोई इरादा नहीं था कि एक्स को नुकसान हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने धोखाधड़ी करके अपने फायदे के लिए काम किया है और सामने वाले को नुकसान हुआ है तो फिर आप कपटपूर्ण कार्य कर रहे हो, ठीक है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाना या स्वयं को अनुचित लाभ देना है। और किसी को अनुचित हानि पहुंचाना और स्वयं को अनुचित लाभ देना, ये किस चीज की परिभाषा है? ये परिभाषा है बेईमानी पूर्ण की, ठीक है, बेईमानी पूर्वक आशय की। बेईमानी पूर्वक आशय और किस चीज का आवश्यक तत्व है? चोरी का। अगर कोई चोरी बिना बेईमानी पूर्वक आशय के की गई नहीं की गई है तो वो चोरी नहीं है। झूठी पहचान या प्रतिनिधित्व, दूसरे व्यक्ति की पहचान बनाकर कार्य करना, ठीक है। कोई पुलिस वाला आया, कोई तुम्हारे घर के सामने ऑफिसर आया, ठीक है, और उसने अपनी आईडी दिखाई, उसने बोला कि मैं, देखो मेरी आईडी देखो, मैं जो है इस इलाके का इलेक्शन ऑफिसर हूँ और मैं आप लोगों की वोटर आईडी चेक करने आया हूँ, अपना आधार कार्ड दीजिए, ओटीपी है, मैं पूरा चेक कर लूँ। सारा काम करके चला गया। उसका इरादा सिर्फ ये था कि ओटीपी थ्रू आपके बैंक से पैसा ले। तो ये तो एक क्राइम हुआ ही, कुछ ना का पैसा वगैरह लिया, ठीक है, धोखाधड़ी आपके साथ की। दूसरा उसने क्या किया, उसने गलत आईडी बनाई। आपके गांव का कोई व्यक्ति आ जाए और अपने आप को बोले भैया हम तो एसडीएम हो गए। पहले बहुत होता था, जब आज से 30-40 साल पहले लोग बाहर रहते थे, जब लौटते थे तो नकली, हाँ वो क्या कहते हैं, राजा बाबू कौन सी मूवी थी जिसमें गोविंदा थे, है ना, और वो क्या कहते हैं, हीरोइन को जो है बताते, हीरोइन बताता था कि मैं ये डॉक्टर हूँ, कुछ हूँ, ऐसा कुछ बताए थे ना। फेक आईडी बना रहे थे, कपटपूर्ण कार्य कर रहे थे। बट पोल कब खुल गई, जब उनके घर गई, देखा भैया एक में तो ये वकील हैं, तो एक में ये डॉक्टर हैं, तो एक में ये जज है। हाँ, राजा बाबू काम नहीं कर रहे थे, बट जो फोटो उन्होंने भेजी थी वो डॉक्टर के ड्रेस में ही भेजी थी कि वकील की, ऐसा कुछ भेजी थी, है ना। तो गलत आईडी बताना, अपने आप को कुछ और प्रस्तुत करना, जरूरी नहीं कोई अधिकारी ही हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति आपके घर पे आया, आपसे बोले भैया आप एक्स हो, हाँ, क्यों, आप निकलो, आप बोलो क्यों,
आपके नाम पे 1,000 रुपए की लॉटरी निकली है, हाँ हाँ मैं हूँ यक्स हूँ, दे दो, जबकि आप यक्स नहीं हो, आप क्या हो, वाई हो। केरल में चूंकि चलता है इसलिए एग्जाम्पल दे दे रहे हैं, ठीक। झूठा दस्तावेज क्या होगा, अब देख लेते हैं, ठीक है। फॉल्स डॉक्यूमेंट क्या हो गया, तो 464 में दिया हुआ है, ठीक है। 463 में कपटपूर्ण कपटपूर्ण कार्य दिया हुआ था, है ना। अब 440 सॉरी आप 464 बता दे रहा है कि आईपीसी का, कि आखिर है क्या झूठा दस्तावेज जो कि कपटपूर्ण कार्य करने के लिए बहुत आवश्यक है। कोई व्यक्ति झूठा दस्तावेज तब बनाता है तब जबकि वह किसी व्यक्ति के नाम से बिना उसकी अनुमति से दस्तावेज बनाता है। ये वाला एग्जांपल ले लो। मान लो कि बगल में वाई रहता है, अच्छा खासा बड़ा आदमी है, ये यक्स है, ये जहां भी जाता है वाई की बिना अनुमति को बता देता है कि मैं वाई हूँ। एड्रेस सेम है, उसी एरिया से आता है, दूर के लोग भरोसा कर लेते हैं, इससे वाई को नुकसान हो रहा है। क्यों, मान लो ये कोई गलत काम करता है, इसके रेपुटेशन का नुकसान होने का डर भी है, हुआ ही नहीं बल्कि डर भी है ना। पहले से बने दस्तावेज को मिथ्या रूप से परिवर्तित करता है, ठीक है। मान लो कोर्ट में कोई जमीन के कब्जे का केस चल रहा है, कोर्ट कहता है जो 50 साल पुराना वाला जमीन का कागज है वो लेकर आओ, ठीक है। एक्स से मांगता है, एक्स के कब्जे में जमीन कागज है, ठीक है। एक्स और वाई के बीच में केस चल रहा है, उस कागज पे क्या लिखा है, पूरी जमीन वाई के नाम पे है, कागज कहीं से एक्स ने अपने कब्जे में ले लिया। अब एक्स क्या करता है, जब कोर्ट पहुंचता है, ठीक है, नहीं, 90 90 यहाँ पे एग्जांपल ले लो, 90 बीघा का, ठीक है। 90 का क्यों बोल रहे बता रहे हैं। तो एक्स जब कोर्ट पहुंच जाता है तो जो 90 था उसका इधर वाला भाग मिटा देता है, ठीक है, और 25 बीघा जमीन हो जाती है। वो कहता है सर देखिए इसमें लिखा हुआ है कि वाई को सिर्फ 50 बीघा जमीन है, ठीक है, देख लीजिए। तो इसने क्या किया, पहले से दस्तावेज जो था उसमें कुछ परिवर्तन किया, तो ये भी गलत, फेक, फ्रॉड दस्तावेज है, ठीक है। किसी डॉक्यूमेंट पे नकली साइन करना जो कि बच्चे मोस्टली करते हैं, क्या होता है, हाँ, स्कूल टीचर कहते हैं मम्मा पापा की साइन करा के लाना, ठीक है। और बच्चे क्या करते हैं, अपने फ्रेंड लोगों से थोड़ा सी नकल करा के करा लेते हैं, वो फ्रॉड है, ठीक है, फ्रॉड डॉक्यूमेंट है। चलो दंड देख लेते हैं, ओके। अगर आप सामान्य कूट रचना कर रहे हो तो 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकता है। बट अगर 466, तो इतना पूरा सेक्शन इन सबको आपको नहीं याद रखना है, ठीक है। हाँ, अगर लम वगैरह के लिए देना है तो याद कर लेना, ठीक है, कोई नहीं, लेकिन एलएलबी के लिए पूरा नहीं याद करना, एलएलएम के लिए भी पूरा नहीं याद करना है इसमें। ये वाला और ये वाला, ठीक है। और सामान्य कूट रचना तो याद ही हो जाएगा, +46, 463 और 464 याद ही करना है। इसमें इसमें फेक दस्तावेज है और इसमें कूट रचना है, ठीक ना। अगर आप किसी ऐसे दस्तावेज में कूट रचना कर रहे हैं जो कोर्ट न्यायालय का दस्तावेज है या न्यायालय में साक्ष्य के रूप में यूज होना है, तो तब आपको 2 वर्ष नहीं बल्कि 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना हो सकता है, ठीक है। अगर आप कोई मूल्यवान वस्तु का दस्तावेज है या वसीयत है उसमें कोई कूट रचना कर रहे हैं, उसमें कोई फ्रॉड कर रहे हैं, तब आपको आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। अगर आप धोखाधड़ी करने हेतु कूट रचना कर रहे हैं तो 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, बिल्कुल उतना ही जितना न्यायालय के केस में था। और कूट रचित दस्तावेज का प्रयोग करना, बट अगर आप कूट रचित दस्तावेज का प्रयोग कर रहे हैं नॉर्मली, तो एक होता है कूट रचना करना खुद से, ठीक है, मतलब फेक डॉक्यूमेंट का यूज करना, ठीक है, और एक होता है फेक डॉक्यूमेंट बनाना। तो अगर आप फेक डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो आपको 7 साल का मिल रहा है। अगर आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो फेक है और ये जानते हुए भी आप उसको यूज कर रहे हो तो दोनों के लिए बराबर दंड है, ठीक है। महत्वपूर्ण निर्णित केस,
डॉक्टर विमला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन AIR 1963। एक महिला ने झूठे नाम से कार का बीमा कराया और दावा प्राप्त किया। ओके। केवल झूठे दस्तावेज का निर्माण पर्याप्त नहीं है, उसमें धोखा देने की मंशा होना आवश्यक है। ठीक है। इस महिला ने क्या किया, झूठे नाम से कार का बीमा कराया, इसका कार था, बस किसी और नाम से करा लिया था। ठीक है। तो इनकी मंशा तो थी ही कि हमको क्या मिले, बीमा मिले, इसलिए धोखाधड़ी था। तो कोर्ट ने यहाँ पे ये टॉपिक नहीं है, यहाँ पे टॉपिक ये है कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर फेक डॉक्यूमेंट बन रहा है तो सिर्फ इतना ही काम कूट रचना नहीं है, वो फेक डॉक्यूमेंट किस लिए बन रहा है, ये भी मंशा क्या है, मंशरिया क्या है, आशय क्या है, क्या इसका आशय, फेक डॉक्यूमेंट बनाने का आशय किसी को धोखा देना, बेईमानी पूर्ण आशय है, तभी वो क्या होगा, कूट रचना होगी। ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। नोट होती है हम लोग की, ओके, खूब नकली नोट चलती है ना। नकली नोट क्या होगा, कूट रचना होगी। नहीं, नकली नोट कूट रचना में भी नहीं जाओ। ठीक है। बट एग्जाम्पल के लिए बता लिख लो। और जो क्या कहते हैं, बच्चों वाली नकली, बच्चा बैंक वाली नकली नोट होती है ना, वो भी तो फेक डॉक्यूमेंट होगा, बट उसमें लिखा रहता है साफ, तो उसका मनसा ही नहीं होता है कि उसको नकली ऐसे यूज किया जाए, कोई कर लिए तो बात अलग है ना। तो ये होता है मनसा में अंतर, बट इसको यहाँ पे मत लिखना नोट वाला, क्योंकि इसके लिए अलग से सेक्शन है। ठीक है। मोहम्मद इब्राहिम वर्सेस, एक मिनट, मोहम्मद इब्राहिम एंड अदर्स होना चाहिए था शायद, कुछ होगा, वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2009। अपीलकर्ताओं पर झूठे दस्तावेज से जमीन के स्वामित्व का दावा करने का आरोप था। ओके। न्यायालय ने कहा जब तक झूठे दस्तावेज से किसी अन्य व्यक्ति की पहचान बनकर कार्य नहीं किया जाता तब तक कूट रचना सिद्ध नहीं होती। ठीक है। ओके, जाने दो उसको, ना समझो। AS कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। सरकारी दस्तावेजों में हेरफेर करके नौकरी प्राप्त की गई थी इस केस में। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स है, उसने क्या किया था, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए जॉब के लिए वो नकली बनाए थे, जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे। ठीक है। कोर्ट ने कहा ये गंभीर मामला है। ठीक है। और इसमें कठोर दंड दिया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली अगर 7 साल तक का प्रावधान है ना, तो आप लास्ट का 7 साल दो। 7 साल तक का मतलब क्या होता है कि आप एक दिन का भी दे सकते हो, एक महीने का भी दे सकते हो, 7 साल से अधिक नहीं होगा। तो मोस्टली जज लोग कम दे देते हैं, तो आप 7 साल तक पूरा दो। देखो, शिव कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। जो व्यक्ति मर गया था, 1998 का केस है, उसके नाम पर पेंशन प्राप्त हो रही थी। पहले के जमाने में होता था, क्योंकि कौन मरा कौन नहीं, जो ऑफिसर चेक करने जाता था उसको भी घूस वगैरह दे देते थे। अब तो सोशल मीडिया हो गया, लोग एक दूसरे का लगा भी देते हैं ना, तो फ्रॉड होता था पहले। कोर्ट ने कहा ये तो कूट रचना है ही। क्यों? क्योंकि मृतक के नाम पर आप क्या कर रहे हो, खुद को शो कर रहे हो कि मैं, मान लो मृतक का नाम एक्स था, वाई है, अब मृतक मर गया बट पेंशन पाता था, तो उसके नाम पे वाई पेंशन ले रहा है। ओके। धोखाधड़ी क्या हो गया, तो भाई कूट रचना का एक आवश्यक तत्व है। ठीक है। चलो, कंक्लूजन। कंक्लूजन अब कितनी बार बता चुके हैं, कब नहीं बताएंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाइगेमी, है ना। इसका सेक्शन एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, बाइगेमी इन BNS, है ना। फिर हम लोग चलते हैं आगे। ओके। द्विविवाह का क्वेश्चन है, द्विविवाह को परिभाषित कीजिए तथा द्विविवाह के आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए। परिभाषा से ही आवश्यक तत्व निकल के आते हैं। क्या धर्म परिवर्तन कर चुका पति द्विविवाह का अपराध घोषित होगा? देखो, चूंकि ये मुस्लिम लॉ में तो लागू होगा नहीं, 4
शादी तक तो हाँ नॉर्मली मान्य है ना, हिंदू लॉ की बात कर रहा है। तो ये टॉपिक बहुत हार्ड नहीं है, बट इसमें थोड़ा सा तुमको सेक्शन याद करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस मैंने बीएनएस में थोड़ा सा इसको पढ़ाया हुआ है, बीएनएस का बीएनएस पढ़ाया शायद कुछ कर, या हो सब हो, हाँ ये क्लास ही हमें जब अलग से ले रही थी तब मैंने बीएनएस के साथ इसको पढ़ाया था, अभी याद आया है ना। और इसका जो केस है वो केस तुम लोग जरूर मैम लिख के आओगे, विवाह तो मैम जो हिंदू लॉ का ठीक है। भूल जाते हैं हम ऑन करना इसको। तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल कौन कौन आया, हिंदू तो आएंगे, मुस्लिम महिलाओं के लिए भी आएगा, और अन्य सारे माइनर, सिख ईसाई जैन सबके लिए आएगा। प्लस हम यहाँ पे ये भी देख लेंगे अगर आएगा तो, देखो कुछ उत्तराखंड में जनजातियां हैं, कुछ सिक्किम में है, कुछ तिब्बत में भी है, और जो होंगी वहां पर ये एक, हमने हिंदू लॉ में पढ़ा हुआ था ना, और मुस्लिम लॉ में पढ़ा हुआ था, अगर कस्टम है तो वहां पर एक कस्टम था, अब भी है, कि अगर कई भाई हैं, 10 मान लो 5 भाई हैं तो, या 6 भाई हैं, 2 भाई 3, तो सबके लिए एक ही वाइफ आती थी, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पहाड़ी एरिया बड़ा कठिन होता है, जमीन बहुत थोड़ी सी होती है, पानी लाने एक भाई के वगैरह वगैरह, ताकि प्रॉपर्टी ना बटे। तो अगर किसी फैमिली ने रिवाज बीच में बंद कर दिया है, कस्टम का ये रूल होता है, अब नॉर्मल, पहले ऐसा रूल नहीं था, लेकिन अब ये हम कि कोई लोग बीच में लोग 200-300 साल पहले बात कर रहे हैं कि किसी फैमिली ने एक दो पुश्त नहीं, सॉरी एक दो टाइम तक नहीं किया, फिर नहीं शुरू कर सकता, उनका कस्टम तक कर सकते थे लोकल। बट अब ये रूल है कि कस्टम लगातार अगर चल रहा है तभी मान्यता देगी सरकार, ठीक, तभी मान्यता देगा कानून। अभी जस्ट एक एकदम नया केस आया है, एक भाई शायद गवर्नमेंट जॉब में है, इंडियन गवर्नमेंट जॉब में है, और एक भाई फॉरेन में है, ठीक है, और दोनों ने मिलकर एक लड़की से शादी की है। ये वहां के लोकल, और लड़की भी मतलब सब पढ़े लिखे हैं, लड़की भी अच्छी 30-32 28-30 साल की मुझे दिख रही थी, तो वो भी पढ़ी लिखी दिख रही थी, ठीक है। बहुत अंदर मैं नहीं गई। चलो उत्तराखंड के ट्राइबल के केस था कुछ, ओके, तो हमारा क्वेश्चन नहीं है। पहले देख लेते हैं बाईगेमी क्या होता है। बाईगेमी बहु, हम्म, अबे पति तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था, ठीक है, ये बहुपति विवाह चल रहा था। द्विविवाह विवाह, द्विविवाह मतलब एक से अधिक विवाह, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, चाहे जितने हो, ठीक है। क्यों द्विविवाह कहा जा रहा है, क्योंकि पहला विवाह ही मान्य है, उसके बाद चाहे आप 2 करो, 3, 4, 5, 6, सब जो है इस धारा के अंतर जाएगा। अर्थ क्या है, किसी व्यक्ति का पहला वैध पत्नी या पति अगर जीवित रहे तो दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए। सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी एंड सेक्शन 82 ऑफ बीएनएस। तो भी मैंने कहा ना हम लोगों ने बीएनएस में पढ़ा हुआ है, देखो इसको ऐसे याद कर लेना। 494 अगर तुम नए हो, अगर पहले पढ़ा होता तो देखो, 9 से 1 कम 8 और 4 खा 2, मैम कहाँ से जोड़ती हो। चलो, तो 494 आईपीसी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जिसकी पत्नी या पति जीवित है, जीवित का क्या मतलब है, शादी बनी हुई है, ठीक है, तलाकशुदा नहीं, क्योंकि जो तलाक है वो पति पत्नी नहीं रह जाते, ठीक है। दूसरी शादी करता है और वह भारतीय विधि के अनुसार अमान्य है तो वह द्विविवाह का अपराध है। ये शब्द क्यों जुड़ा है, कि वो दूसरी शादी करता है और वह शादी भारतीय विधि के अनुसार अमान्य है तो दो विवाह है। अगर कस्टम उसको अलाउ करता है, अगर उसका कस्टम उसको अलाउ करता है तब वो विवाह मान्य होगा, ठीक है। जैसे कि मुस्लिम पुरुषों में है ना, 4 विवाह मान्य है भारतीय विधि के अनुसार, 5वां होने पर केस होता है, ठीक है। उसके बाद अभी कल उस दिन, अभी किसी दिन मैं देख रही थी, मैं तो बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे इधर उधर आजकल रील चला रही हूँ, तो वो तो याद नहीं है, लेकिन हाँ महाराष्ट्र में एक कोई एरिया था, ठीक है, वहाँ पानी की बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो पति जो है पहले शादी जब करेगा फर्स्ट वाइफ, तो कोई अच्छी फैमिली से करेगा लड़की से, ठीक है, जो मतलब जैसे घर वाले कराते हैं वगैरह। और जब वो प्रेग्नेंट होती है, क्योंकि कभी कभी वहाँ पानी लाने में 10 से 12 घंटा लग जाता है, पानी इतना दूर पड़ता है, पैदल ही लाना पड़ता है, प्रेग्नेंट वाइफ जा नहीं सकती, प्रेग्नेंट वाइफ को छोड़ के पति नहीं जा सकता, तो पति क्या करता है, 2-3 शादियां कर लेता है और एक्स्ट्रा,
कुछ औरतों से जो नाचने वाली, मतलब जो वहाँ का ट्राइबल एरिया, ट्राइबल नहीं मतलब कि वहाँ के कुछ हैं ऐसे, मतलब कुछ हैं कुछ ट्राइबल में, कुछ अलग अलग एरिया टाइप के हैं कुछ, ठीक है, उनसे कर लेता है। और इन औरतों को भी पता है कि वो शादी क्यों कर रहा है, क्योंकि पानी की प्रॉब्लम हो रही है, वो वाइफ प्रेग्नेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ कस्टम चला रहा है। इन औरतों को ना ही प्रॉपर्टी में भाग मिलेगा, ओके, और ना ही इनको बच्चा करना अलाउ है, चाइल्ड बिल्कुल अलाउ नहीं है, ठीक है। बट समाज में थोड़ा सम्मान मिल जाता है, एक जीवन का सहारा मिल जाता है। तो यहाँ कस्टम है, अगर ये ऐसा करता है तो अब भी यहाँ पे एक कस्टम चल रहा है। तो वही इसका मतलब था कि अगर भारतीय विधि के अनुसार, भारतीय विधि मतलब एक कस्टम, एक वैध कस्टम में मान्य है तो मान्य है, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति द्विविवाह का अपराध करता है तो उसको दंड दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, 7 वर्ष तक का कारावास प्लस, नहीं, या 7 ईयर का कारावास, या फाइन, या मौत, ठीक है। चलो, आवश्यक तत्व क्या है बाइगेमी के? पहली शादी जो हुई थी वो उसकी वैध होनी चाहिए, ठीक है। मान लो पहली जो उसकी शादी हुई थी वो अवैध थी, ठीक है, अवैध थी, या शून्य थी, या शून्य करनी थी। तो शून्य करनी शादी पे दूसरी शादी नहीं कर सकता वो, जब तक उस शादी को शून्य न करवा ले। ये हमने हिंदू लॉ में पढ़ा हुआ है, ठीक है। शून्य करनी शादी क्या है? देखो, जब शादी करते हैं, शादी लॉ के अनुसार दोनों पक्षकारों की सहमति होनी चाहिए। अब आप क्या करो, देखो बिहार में हुआ था पिछले साल। एक लोग गए थे अपने दोस्त की शादी में, वहीं से उनको उठा लिया गया, टीचर थे, ठीक है, बोरे में भर के लेकर गए। सुबह मुंह खुला, सॉरी, आँख खुली तो बगल में दुल्हन थी, 4 लोग कट्टा लेके खड़े थे, शादी करा दी गई। तो ये शादी क्या है? शून्य करनी है, क्योंकि एक पक्षकार की सहमति पूर्णतः क्या है? जबरदस्ती ली गई है, ठीक है। तो जब सहमति क्या ना हो, स्वतंत्र ना हो, तो शून्य करनी होती है। अब ये पीड़ित पक्षकार अगर 1 साल के अंदर उस शादी को शून्य करा लेता है, तब ऐसी शादी क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। बट इस बीच उसका क्या ना हो, हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन न रहा हो, तब, ठीक है। इसको कहते हैं शून्य करनी शादी। शून्य शादी क्या होती है? जो प्रारंभता शून्य होती है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल इसके कौन कौन से होंगे शून्य शादी के? जो कि किस में हो? सपिंड में हो, ठीक है। ये तो हिंदू लॉ में होगा, है ना। चलो, उतना हम लोग को नहीं जाना, सहमति वाला ही देखना, ठीक है। आरोपी की पहली शादी विधि सम्मत होनी चाहिए। यदि पहली शादी अमान्य थी तो दूसरी शादी द्विविवाह नहीं माना जाएगा, ठीक है। अगर पहली शादी शून्य थी तो दूसरी शादी वो कर लेता है तो वो अमान्य नहीं होगी। पहली पत्नी या पति का जीवित होना। दूसरी शादी करते समय पहली पति या पत्नी जीवित होना चाहिए और उससे तलाक नहीं हुआ हो। इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं द्विविवाह का अपराध, तो द्विविवाह का अपराध कब होगा? अगर जब दूसरी शादी करते समय उसका पति या पत्नी जीवित हो पहला, और उससे उसका तलाक ना हुआ हो और उसने दूसरी शादी कर ली, तो क्या हो जाएगा? द्विविवाह का अपराध हो जाएगा। नोट शॉर्ट में है, पहले मैंने बोला था। दूसरी शादी का विधिक रूप से संपन्न होना, ठीक है। दूसरी शादी किसी धार्मिक या वैधानिक रीति से संपन्न हुई होनी चाहिए। केवल सहजीवन से द्विविवाह का आरोप नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। पहली शादी चल रही है, ओके, और फिर मान लो हस्बैंड है किसी अन्य महिला के साथ लिव इन में रह रहा है, ठीक है। नाउ, लिव इन में सिर्फ रहने से दूसरी शादी नहीं हो जाएगी, जब तक कि जिस प्रक्रिया से पहली शादी कंप्लीट हुई थी उसी प्रक्रिया से दूसरी शादी, या उस सोसाइटी में जिस प्रकार से शादी बैंड बाजा बारात से हुई थी, या दूसरी शादी इन्होंने कोर्ट में करने की कोशिश की है। पहली शादी इन्होंने कोर्ट में की थी, दूसरी शादी इन्होंने अपने धार्मिक तरीके से की हो, तो ये शादी दोनों मान्य होगी, है ना। बट चूंकि पहली शादी विधिक है, इसलिए दूसरी शादी प्रारंभता शून्य होगी। ये हो गया शून्य का एग्जाम्पल, ठीक है। ओके, जानबूझकर किया गया कार्य। आरोपी को यह ज्ञात होना चाहिए कि उसकी पहली शादी वैध है और उसका जीवन साथी जीवित है, ठीक।
अगर यह जानते हुए भी कि उसकी पहली शादी वैध है और उसका जीवन साथी जीवित है, तो दूसरी शादी करता है तो अवैध होगी। मान लो पहली शादी वैध नहीं है बल्कि शून्य करनी है, ठीक है, और बिना, और फिर और वो अपने वाइफ के साथ एज ए हस्बैंड नहीं रह रहा है या वाइफ एज ए वाइफ नहीं रह रही है हस्बैंड के साथ, ठीक है, फिर भी कोर्ट में जाकर शादी को शून्य नहीं करा रहे हैं, बल्कि दूसरी शादी कर ले रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ अक्सर होता है ना, गांव बिरादरी वाले करवाते हैं, ये शून्य होता है, ठीक है, कोर्ट इसको मान्यता नहीं देता। चलो अपवाद देख लेते हैं। सेक्शन 494 के अंतर्गत निम्नलिखित स्थिति में द्विविवाह विवाह का अपराध नहीं बनता है। पहली शादी अगर शून्य थी, जाहिर सी बात है, वो हमने देखा ही, पहली पति या पत्नी की मृत्यु हो चुकी हो, पहली शादी समाप्त हो चुकी हो, किसके द्वारा? तलाक के द्वारा। 7 वर्ष या उससे अधिक समय से लापता व्यक्ति को मृत मान लिया जाएगा और दूसरी शादी से पहले पूर्ण जानकारी और प्रयास किया गया हो, ठीक है। देखो, हिंदू लॉ में एक केस हम बताए थे, था नहीं हिंदू लॉ से संबंधित, हिंदू लॉ में ये संबंधित था 7 ईयर के रूल से, ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट में है। जब 7 साल तक कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है तब ये मान लिया जाता है कि वो मर गया है। मुस्लिम लॉ में, मुस्लिम रिलीजियस लॉ में ये नियम 99 ईयर का है, बट मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो लागू होता है, महिलाओं को जहाँ अधिकार दिया गया है दूसरी शादी करने का, आई थिंक वहाँ पे 4 साल बताया था मैंने, है ना, ठीक है, मुझे अभी 4 साल ही याद आ रहा है। क्या है ये नियम? मान लो कि और हस्बैंड और वाइफ की शादी हुई और वाइफ अचानक एक दिन गायब हो गई। हस्बैंड ने हर प्रकार से ढूंढा बट वाइफ का 7 साल तक कोई पता नहीं चला। अब हस्बैंड दूसरी शादी 7 साल जिस दिन पूरा हुआ उसके बाद कर सकता है या उसी दिन कर सकता है, बट 7 साल पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है, और ऐसी शादी क्या होगी? मान्य होगी। इस पर बहुत इंपॉर्टेंट केस हमने हिंदू लॉ में देखा था, वो केस तुम लोग यहाँ पे लिख के आओगे, अगर नीचे नहीं होगा तो। और 2 मिनट ब्रेक लेते हैं, थोड़ा प्यास लगे हमको। तो द केस इज की, ओके, पता नहीं क्या बता रहे थे ना, 2 मिनट का ब्रेक ले भूल गए। एक केस याद है, हमने हिंदू लॉ में पढ़ा था, तो हिंदू समय नहीं था, क्रिश्चियन मैरिज थी, शादी हुई, शादी के बाद हस्बैंड क्या गया, नाव पे कहीं जा रहा था और नाव डूब गई। वाइफ ने 7-8 साल वेट किया, ठीक है, जिस दिन 7 साल वेट किया नहीं आया हस्बैंड, तो वाइफ ने दूसरी शादी कर ली और शादी कंप्लीट होते हस्बैंड लौट आया। उसने कहा ऐसे कैसे दूसरी शादी कर ली, अभी तो हम जीवित हैं, तुम तो दो विवाह कर ली। उसका दूसरा हस्बैंड आया, बोला हाँ ये मेरी वाइफ है, तमीज से बात करो। कहें कैसे तुम्हारी वाइफ, तुमको तो मैं कोर्ट में मिलूंगा। उसने कहा ठीक है देख लेंगे। ये मैं सिर्फ कहानी बता रही हूँ ताकि तुमको याद रहे, ठीक है। तो दूसरा हस्बैंड आया, पहला हस्बैंड आया, उसने देखा उसकी वाइफ ने शादी कर ली है, वो चले गए कोर्ट, 2 विवाह का केस लड़ने। कोर्ट ने कहा नहीं, 7 साल तक कहाँ थे आप, है ना, अचानक कैसे वापस आ गए? 7 साल तक पहली पत्नी ने आपका वेट किया, आप नहीं आए, ठीक है, हर प्रकार से आपको खोजबीन हुई, आप नहीं मिले, तब उसने दूसरी शादी की है, दूसरी शादी मान्य है। चलो, क्या धर्म परिवर्तन कर चुका पति द्विविवाह का अपराध का दोषी है? हाँ, देखो, अगर कोई सिर्फ धर्म परिवर्तन इसलिए कर रहा है कि दो शादी कर सके, ना कि उस धर्म के प्रति उसका लगाव है, ठीक है, तो वो द्विविवाह होगा। और इसका केस तुमको हिंदू लॉ में पढ़ा हुआ है, ठीक है। देखो ये रहा केस, सरला मुद्गल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995। ये केस जरूर याद रखना है, एलएलएम एंट्रेंस के लिए, क्लैट के लिए, नेट जेआरएफ के लिए और एलएलबी के लिए तो याद ही रखना है। हुआ था, तो एक व्यक्ति थे एक्स, इनकी वाइफ थी सरला और इनकी एक गर्लफ्रेंड थी, ठीक है, उससे भी इन्होंने शादी कर ली, ठीक है। वाइफ बोली तुमको तो मैं बताती हूँ, रुक जाओ, जा रही हूँ तुम, तो बोले मैं भी तुमको बताता हूँ। लेकर गए गर्लफ्रेंड को मौलवी साहब के पास और धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम हो गए। गर्लफ्रेंड का भी धर्म परिवर्तन कराया, दूसरा निकाह कर लिया, और इस्लाम में 4 शादी आदमियों के लिए मान्य है। वेरी गुड। सारे कोर्ट ने कहा सही बात, सही बात, सही बात। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, नो, नेवर। अगर आप सिर्फ शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन कर रहे हो, ऐसी शादी में भी आप द्विविवाह के अपराध के दोषी हो गए। क्यों? क्योंकि पहली पत्नी के प्रति आपका कर्तव्य भी समाप्त नहीं हुआ है, ठीक है। धर्म परिवर्तन व्यक्ति की और देखो,
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई हिंदू व्यक्ति जो इस्लाम धर्म इसलिए अपनाता है कि ताकि वह दूसरी शादी कर सके वह द्विविवाह का दोषी है और उसे 494 से उन्मुक्ति नहीं दिला सकता ऐसा धर्म परिवर्तन, अर्थात वो 494 द्विविवाह के अंतर्गत दंडनीय होगा। धर्म परिवर्तन सिर्फ एक वैवाहिक उद्देश्य के लिए किया गया हो तो कानूनी रूप से अमान्य है। आप धर्म परिवर्तन करो जब उस धर्म के प्रति आपकी आस्था हो, ठीक है। लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट केस है, ये भी हिंदू लॉ में था हमारा, ठीक है। इस निर्णय में पुष्टि की गई कि यदि कोई हिंदू धर्म का अनुयायी इस्लाम अपनाकर दूसरी शादी करता है तो उसे धारा 494 के अंतर्गत दोषी ठहराया जाएगा। ओके, यदि पहली शादी को समाप्त नहीं किया गया है तो दूसरी शादी अवैध है, भले ही वह किसी धर्म से की गई हो। देखो, तो क्या था इस केस में भी वही हुआ था कि पहली वाइफ को डिवोर्स नहीं दिया था, जिसका नाम था लिली थॉमस, है ना। नहीं, ठीक है, लिली ना शायद नाम था उसका, लिली थॉमस था, जो भी था पता नहीं, लिली थॉमस। बट ये इस केस का फैक्ट ये था कि पहली वाइफ हिंदू थी, हस्बैंड भी हिंदू था, ठीक है, वाइफ भी हिंदू थी। हस्बैंड ने धर्म परिवर्तन किया, पहली वाइफ को डिवोर्स दिए बिना और दूसरी शादी कर ली। वाइफ ने केस किया कि ये अपने आई थिंक वाइफ का नाम ही लिली थॉमस था, ठीक है। वाइफ ने केस किया एज ए हिंदू ये अपने कर्तव्यों को नहीं मानना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने धर्म परिवर्तन किया। हो सकता है वाइफ क्रिश्चियन रही हो, है ना। कोर्ट ने क्या कहा, तुम 494 के अंतर्गत अंदर जाओ तो, ठीक है। मतलब कि अगर पहली शादी आपकी हुई है एज ए हिंदू, ये बिना डिवोर्स दिए आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, चाहे फिर आप धर्म परिवर्तन करो चाहे जैसे करो। ओके, आ गया कंक्लूजन आपके इससे पर, जो आप इम्पोर्टेंट समझे हो, नहीं तो फिर इसको पढ़ लेना। क्वेश्चन आई थिंक आईपीसी तुम लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक। लव क्राइम में आईपीसी अब कंप्लीट हो गया। इसके बाद तुम लोगों का कुछ है क्या, करप्शन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, ठीक। इसको बस यहीं पढ़ के ही भूल जाना, कहीं आगे नहीं आने वाला है, ठीक है। मोस्टली नेट में, नैलम के एंट्रेंस में नहीं आने वाला है, ठीक है। जुडिशियल में आने वाला है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम डॉट 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 से जब इम्पोर्टेंट, मुझे नहीं लगता इम्पोर्टेंट है ना, तो मैं डॉट 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 भागना शुरू करती हूँ। चलो, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का उद्देश्य सार्वजनिक सेवकों द्वारा किए गए, मतलब सरकार के जो ऑफिसर्स हैं, सरकार के जो वर्कर्स हैं, मतलब जो भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं व्यक्ति लोग, उनके द्वारा भ्रष्टाचार जो किया जाता है उसको नियंत्रित करना और उन्हें दंडित करना है, ठीक है। यही इस एक्ट का उद्देश्य है। इस अधिनियम को प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई है, जिन्हें विशेष न्यायाधीश कहा जाता है, ठीक है। तो सरकार ने क्या किया, जो उनके ऑफिसर्स वगैरह हैं, जो नॉर्मल उनके जितने भी गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉई हैं, उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को निवारित करने के लिए एक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 बनाया। इन केसेस की अलग से सुनवाई के लिए न्यायालयों की स्थापना कर दी, जिसे स्पेशल जज कहा गया, ठीक है। चलो, स्पेशल जज की नियुक्ति कैसे होती है, तो सेक्शन 3 ऑफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 3 के अनुसार राज्य सरकार केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर अधिसूचना दे द्वारा एक या एक से अधिक विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगी, ठीक है। तो नियुक्ति कौन कर रहा है, राज्य सरकार कर रही है। एक मिनट बच्चा लोग, एक मिनट, ये बहुत जरूरी। तो नियुक्ति कौन कर रहा है, विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी थी, तो राज्य सरकार केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति कर सकता है, पूर्व स्वीकृति से ही करेगा, ठीक है। मतलब कौन करेगा ऐसे जजों की नियुक्ति, स्पेशल जजों की नियुक्ति स्टेट गवर्नमेंट करेगी। कैसे करेगी, नोटिफिकेशन द्वारा। नोटिफिकेशन क्या होता है, जैसे एग्जाम का नोटिफिकेशन वगैरह आता है ना, इसे निकालेगी। लेकिन इसके लिए सेंट्रल जो केंद्र सरकार है उसकी पहली पूर्व अनुमति आवश्यक है। नियुक्त न्यायाधीश वही व्यक्ति हो सकता है जो कम से कम सेशन जज या अतिरिक्त एडिशनल सेशन जज के पद पर आसीन हो चुका है। क्यों, ताकि उसको देखो इतना बड़ा बड़ा केस देखना है तो उतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो कम से कम इतना क्वालिफिकेशन उसका होना ही चाहिए। उद्देश्य क्या है इस एक्ट का, भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों का शीघ्र और प्रभावी निपटान करना, ठीक है। क्षेत्राधिकार क्या होता है स्पेशल जज का,
न्यायाधिकार सेक्शन 4 में दिया हुआ है। विशेष न्यायाधीशों को इस अधिनियम के अंतर्गत भ्रष्टाचार से संबंधित आईपीसी की धाराओं के अंतर्गत दायर मामलों की सुनवाई का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। मतलब आईपीसी के अंतर्गत अगर कोई भ्रष्टाचार संबंधित केस आता है तो उसकी सुनवाई का पूर्ण अधिकार कहाँ जाएगा? भ्रष्टाचार अधिनियम के अंतर्गत स्पेशल जज को जाएगा। कोई अन्य अदालत इन अपराधों की सुनवाई परीक्षण नहीं कर सकता, रोक लगाई गई है। ठीक है, ओके। विशेष न्यायाधीश के पास एक से अधिक आरोपित व्यक्तियों के मामलों में संयुक्त सुनवाई का अधिकार भी है। मतलब संयुक्त सुनवाई क्या होती है हम लोग सीपीसी पढ़ेंगे, बहुत अच्छे समझेंगे वहां पे, अभी बस ऐसे पढ़ लेना। शक्तियां क्या है उनके पास, स्पेशल जज के पास? विशेष न्यायाधीश की शक्तियां, विशेष न्यायाधीश को सत्र न्यायालय के समान शक्तियां हैं। जाहिर सी बात है, अगर इस लेवल का सत्र न्यायाधीश के लेवल के व्यक्ति को आप यहाँ पे जज बना रहे हो तो अगर उसको इतनी शक्ति तो दो ही ना, तभी तो वो पूर्ण क्षमता में काम कर पाएगा। सीधे विचारण का अधिकार है। हमने देखा कि भ्रष्टाचार संबंधी सारे मामले सीधे उसी के पास जाएंगे, तो उसके पास सीधे विचारण का अधिकार है। ठीक है, आरोपी की जांच के उपरांत मामले का सीधे विचारण का अधिकार है। संलग्न अपराधों की सुनवाई, विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार के अपराधों से जुड़े अन्य अपराधों जैसे जालसाजी, धोखाधड़ी आदि की भी सुनवाई कर सकता है। ठीक है, मान लो कोई भ्रष्टाचार का केस उसके पास आया, वो उसको सुन रहा है। अगर उसी भ्रष्टाचार से संबंधित कोई अन्य बात, फॉर एग्जाम्पल ऊपर हमने कूट रचना देखी, ये इसका क्षेत्राधिकार में नहीं आता, बट अगर ये जो भ्रष्टाचार वो सुन रहा है उसी से संबंधित है, तब ये इसकी भी सुनवाई कर सकता है। ठीक है, मान लो एक्स व्यक्ति के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस स्पेशल जज के पास आया है। ठीक है, स्पेशल जज का अधिकार है। ओके, अब इस व्यक्ति ने ये भ्रष्टाचार करने में क्या किया है? कूट रचना की है। कूट रचना का अधिकार डायरेक्टली तो इसको दिया नहीं गया है, बट चूंकि उसी मामले से संबंधित है तो इसका भी सुनवाई कर सकता है। संलग्न संपत्ति की जब्ती, विशेष न्यायाधीश को आरोपी की अवैध संपत्ति को जब्त करने की अनुमति मिल सकती है। ओके, इंडियन एविडेंस एक्ट। संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा विचारण, समरी ट्रायल करेगा। ये हम लोग सीआरपीसी में पढ़ेंगे तो वहां समझेंगे क्या होता है समरी ट्रायल। ठीक है, अगले सेमेस्टर में है। अब प्रक्रिया क्या है? तो सीआरपीसी के अनुसार जैसा सत्र न्यायालय करता है, सत्र न्यायालय को ट्रायल की जो प्रक्रिया दी गई है वही यहाँ स्पेशल जज को दी जाएगी, दी गई है। क्यों? क्योंकि देख रहे हो एक ही इक्वल क्वालिटी के व्यक्ति जज बन रहे हैं ना। सभी साक्ष्यों की पूर्ण सुनवाई और न्याय संगत निर्णय सुनिश्चित करना आवश्यक है। अपील और पुनरीक्षण, विशेष न्यायालयों के आदेशों को विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील या पुनरीक्षण प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, स्पेशल जज ने जो भ्रष्टाचार का मामला उसके पास चूंकि डायरेक्ट आ रहा है तो इसकी सुनवाई कहाँ होगी? देखो, हाई कोर्ट से नीचे कौन होता है? सत्र न्यायालय होता है। ठीक है, और सत्र न्यायालय से नीचे सिविल न्यायालय होता है। ठीक है, और सत्र न्यायालय में सिविल और क्रिमिनल दोनों केस आते हैं। ठीक है, जिला न्यायालय जो लोकल नॉर्मल होता है। ठीक है, उतना नहीं जा रहे हम डीप। सत्र न्यायालय की अपील कहाँ जाती है? हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट जाती है। बट चूंकि भ्रष्टाचार वाला केस सीधे यहीं पे गया था, इसी को अधिकार था ना, इसी को अधिकार था, इसको कोई अधिकार ही नहीं था। दोनों इक्वल राइट्स रखते हैं, तो अब इसकी सुनवाई का अधिकार हाई कोर्ट के पास है। ओके, महत्वपूर्ण निर्णय है AR अंदुले वर्सेस RS नायक। देखो, इस केस का नाम वेरी इंपॉर्टेंट है, तुम कभी कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह पढ़ोगे वहां काम आएगा। आई थिंक ये फर्स्ट जज केस है क्या, उनको ध्यान नहीं आ रहा। वेरी इंपॉर्टेंट केसेस को याद रखना, हम कभी भी पढ़ाएंगे जरूर। हो सकता है सिलेबस खत्म होने के बाद एग्जाम का टाइम बचा रहे तो तुम्हारे LLM नेट वगैरह में पूछ सकता है। या निर्णय विशेष न्यायाधीश केस याद रखना। ठीक है, ओके, तो ज्यादा नहीं, इसको पढ़ लेना, इसमें कुछ पढ़ाएंगे नहीं, जो लिखा है बस वही है, कंक्लूजन आ गया। देखो, मैंने पहले बोला बहुत इंपॉर्टेंट वो नहीं है ये, क्योंकि फिर भी
मामले की जांच अन्वेषण के लिए क्या प्रावधान है? तो सेक्शन 70 और 90 में प्रावधान दिया गया है। इसको पूरा तुमको रटना है, ठीक है? वो समझ लेंगे, इसको याद करना। क्यों? क्योंकि लिख के आना है, बाहर आके भूल जाना है। चलो फिर भी देख लेते हैं। धारा 17 क्या कहती है? जांच के लिए सक्षम अधिकारी कौन जो है भ्रष्टाचार वाले मामले की जांच कर सकता है, कौन सक्षम होगा, ठीक है? यह धारा निर्धारित करती है कि भ्रष्टाचार के मामलों में कौन अधिकारी जांच कर सकता है। राज्य सरकार के अधीन पुलिस उपाधीक्षक, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट, सुप्री सॉरी डिप्टी एसपी, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है एक बार गलत हो गया ना, तो दोबारा पढ़ेंगे तो और गलत होगा। सुप्रिंटेंडेंट, ओके सीरियसली, डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या उससे उच्च पदस्थ अधिकारी। तो बोल रहा है कि गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कौन सा अधिकारी भ्रष्टाचार मामलों की जांच कर सकता है? तो कोई भी व्यक्ति, आइए आइए, आपका इंतजार था। बड़ी देर लगी आपको आने में। तो मेरी जगह और कोई होता तो जो भी अभी मैंने बकवास की उसको कट करता, बट जाने दो, डाल दूंगी मैं पूरा। तो स्टेट गवर्नमेंट में कम से कम डीएसपी, डिप्टी डीएसपी या उससे हाई लेवल का ऑफिसर होगा, तभी उस पर क्या कर सकता है? भ्रष्टाचार की जांच कर सकता है। और केंद्र सरकार के अधीन इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस या उससे हाई लेवल का, ठीक है? न्यायालय की अनुमति के बिना कोई अधीनस्थ अधिकारी जांच नहीं कर सकता। कौन सा न्यायालय होगा यहाँ पे? हमने अभी देखा स्पेशल जज, ठीक है? ओके। तीसरा 17 है, लोक सेवक के विरुद्ध अन्वेषण की पूर्व अनुमति। इसको 2018 में अमेंड करके ऐड किया गया है। किसी लोक सेवक द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए कार्यों के संबंध में अन्वेषण प्रारंभ करने से पहले केंद्र राज्य सरकार की पूर्व अनुमति अनिवार्य है। ओके। तो देखो, भ्रष्टाचार की जांच किसी लोक सेवक के विरुद्ध हो रही है। ये बोला लोक सेवक ऐसा व्यक्ति है जो अपने ड्यूटी को करते समय भ्रष्टाचार करता है, ठीक है? ऑन ड्यूटी भ्रष्टाचार करता है, तो पूर्व अनुमति लेकर ही जांच की जाएगी उसके विरुद्ध। इसका उद्देश्य क्या है? ईमानदार अधिकारियों के अनावश्यक मुकदमों से बचाना, प्रशासनिक निर्णयों में स्वतंत्रता बनाए रखना। यह प्रावधान अनुसंधान को प्रारंभ करने के पहले फिल्टर की भूमिका निभाता है। गजब गूगल ट्रांसलेट करता है, हमको भी नहीं समझ में आता एक आध बार। धारा 19, अभियोजन की पूर्व स्वीकृति, सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन, ठीक है? किसी भी लोक सेवक के विरुद्ध मुकदमा चलाने से पूर्व सक्षम अधिकारी की अनिवार्य स्वीकृति आवश्यक है। देखो कि किसी लोक सेवक के विरुद्ध कौन सा मुकदमा चलेगा? भ्रष्टाचार का, सीधी सी बात है ना? भ्रष्टाचार का मुकदमा अगर किसी के विरुद्ध चलाना है तो किसी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक होगी। सक्षम अधिकारी कौन होगा वो अलग विषय है, ठीक है? यह प्रावधान लोक सेवकों की रक्षा करता है ताकि उन्हें अनुचित केस, भाग दौड़, अभियोजन से बचाया जा सके। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अनुचित जांच शुरू करने से नहीं, मुकदमा चलाने से पहले जरूरी है। विशेष न्यायालय की भूमिका क्या है? स्पेशल जज की, ठीक है? भ्रष्टाचार अधिनियम के अंतर्गत आने वाले मामलों की सुनवाई हेतु न्याय, ये ऊपर वाला क्वेश्चन फिर से आ गया जो ऊपर हमने पढ़ा था, है ना? संबंधित केस, ये केस इंपॉर्टेंट है, सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस मनमोहन सिंह। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियोजन की अनुमति समय पर दी जानी चाहिए और इसमें देरी न्याय के खिलाफ है, ठीक है? विनोद कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, कोर्ट ने कहा कि जांच प्रक्रिया निष्पक्ष और त्वरित होनी चाहिए। तो ये कुछ नेचुरल लॉ पे जा रहा है, बस तुम लोग इतना याद कर लेना, याद करके लिख के बाहर आना, भूल जाना बस। निष्कर्ष, कंक्लूजन आ गया, रट के जाना। कुछ इसमें हम नहीं समझाएंगे क्योंकि इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। सो निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन आंसर सीरीज में तुम्हारे ये भी क्वेश्चन था, है ना? तो मैंने सारे वहां से शॉर्ट टॉपिक उठाए हुए हैं। अब देख लेते हैं किस पर मुझे बताना है, क्योंकि जिस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी लॉन्ग क्वेश्चन कराया है उसको मैं शॉर्ट में नहीं बताऊंगी, ठीक? ये हमने लॉन्ग में किया है,
दहेज मृत्यु ये भी लॉन्ग में किया है, ठीक। क्रूरता ये नहीं किया है। तो पति द्वारा या उसके रिलेटिव द्वारा किसी महिला के विरुद्ध, इसमें कोई नहीं, 1 साल 2 साल 20 साल 40 साल कोई टाइम लिमिट नहीं है। चाहे वो मानसिक क्रूरता हो या शारीरिक, किसी भी प्रकार की क्रूरता अगर की जाती है, किससे संबंधित हो, दहेज की मांग से, ठीक है, तो वो क्रूरता कहलाती है, ठीक है। मिसचीफ मतलब रिश्ती, वही मैं सोच रही थी संपत्ति के विरुद्ध अपराध में क्यों नहीं आया। रिश्ती क्या होती है, तुम्हारा फोन है और कोई तुम्हारी संपत्ति को ले ले, तुम्हारे फोन को तोड़ दे। तुम्हारा 10,000 का फोन था और इतनी बुरी तरह से तोड़ दिया कि वो कबाड़ में 1,000 में ही जाएगा। तो आपकी संपत्ति को मोस्टली आग से, ठीक है, आग से किसी की संपत्ति को इस प्रकार नुकसान पहुंचाना कि उसकी संपत्ति का मूल्य कम हो जाए या नष्ट हो जाए, ठीक है, इसी को रिश्ती कहते हैं। सेक्शन 425 में दिया हुआ है। सेक्शन 426 में दंड का प्रावधान करता है 3 माह की जेल या जुर्माना। आपराधिक अतिचार लैंड ट्रेसपास के साथ पढ़ा हुआ है, हाँ, किसमें, ठीक है। गृह भेदन क्या है, हाउस ब्रेकिंग क्या है, किसी के घर में आप चुपके से प्रवेश करो, ये घर की 4 दीवारें है, घर बीच में घर है, ओके, इसमें आप चुपके से प्रवेश करो ताकि कोई व्यक्ति को पता ना पा सके, ठीक है, या इसके घर से चुपके से भागो, ठीक है, चुपके से प्रवेश करो किसी अपराध को करने के लिए। मतलब मेरा जन्म ना नाग पंचमी पे ही हुआ था, तो तुम हैप्पी बर्थडे भी बोल सकती हो, तो मेरे नाना बोले इसका नाम नगीना रख दो। मम्मी बोली कतई नहीं रखेंगे, क्योंकि मेरी एक बड़ी बहन भी है। फिर बोले अच्छा गुड़िया रख दो। देखो हम लोग के यहाँ गुड़िया मनाई जाती है ना यार, केरल में हम गुड़िया बहुत मिस करते हैं। आपने पता है बिहार वाली साइड भी नहीं मनाई जाती, तो घर पे ही मनाने को मिलती है। तो मम्मी बोली मेरे गांव में 2-2 गुड़िया हैं, नहीं रखेंगे, नहीं मेरा नाम मम्मी नहीं पड़ा। चलो, आपराधिक अत्याचार ये गृह भेदन, ठीक है। हाउस ब्रेकिंग, हाउस ब्रेकिंग मतलब घर को तोड़ नहीं देना है, घर में चुपके से घुसना है, ठीक है, चाहे घर में चुपके से घुसना है। 445 में दिया हुआ है, दंड कितना है, 10 साल तक का, ठीक है। कूट रचना भी जस्ट हमने ऊपर देखा, ओके। छल चीटिंग करना, जानबूझकर किसी को धोखा देना ताकि दूसरे को हानि हो, ठीक है, उसी को छल कहते हैं। छल तो बहुत बड़ी सिंपल सी भाषा है। स्त्री की लज्जा का भंग करना, किसी की स्त्री की शीलता को चोट पहुंचाने हेतु बल प्रयोग करता है या आपत्तिजनक कार्य करता है, तो वो इस स्त्री की लज्जा को भंग करता है। तो किस प्रकार का बल प्रयोग करता है, मान लो एक औरत है वो घूंघट में खड़ी है, कोई व्यक्ति आता है उसका घूंघट खींच लेता है ताकि वो महिला अंदर से सहम जाए, ठीक है ना, या उसे कोई गंद, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, स्त्री की लज्जा का भंग कर रहा है। इसको 354 आईपीसी में दिया गया है, ये अपराध है। और मान लो कोई महिला खड़ी है, उसको दूसरे कोई गंदे इशारे करो, तो वो भी अपराध है। आई थिंक वो 509 या 510 आईपीसी में, ठीक है, 509 या 510 में है अभी चलो, इस केस में कहा गया था स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस मेजर सिंह कि इसके लज्जा भंग की परिभाषा में बालिकाएं भी आती हैं, ठीक है। चलो, जार कर्म क्या हो गया, तो अभी ये मान्य नहीं है। जार कर्म क्या है, एक मैरिड वुमेन है, ठीक है, उसका अपने पति ये हस्बैंड है, इसका किसी और के साथ अफेयर हो, ठीक है, या एक मैरिड मतलब मैन है और ये इसकी वाइफ है, इसका किसी अन्य वुमेन के साथ अफेयर हो, ठीक है, इसको कहते हैं जारता। ये अपराध क्या था कि मान लो हस्बैंड है और इसका किसी महिला के साथ, सॉरी, मैरिड वुमेन है, इसका किसी आदमी के साथ चक्कर है, या चक्कर मतलब रिलेशन है, एंड देन हस्बैंड पकड़ता है, तो इस महिला को दंड नहीं दिया जाता। थोड़ा हार्ड था कि महिला ने तुझसे जो भी, मतलब पहले के जमाने में बहुत तरीके होते थे ना कि उसकी सहमति थी वगैरह नहीं, लेकिन आदमी को अगर वो जानता था कि महिला शादीशुदा है फिर भी रिलेशनशिप बनाया तो इसको दंड दिया जाता था, ठीक है, तो महिला को बचे जाती थी।
बट अगर फिर केस आया, अभी जस्ट आया था, हाँ, जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, देखो लिखा हुआ है 2018, कोर्ट ने कहा जारता का अपराध कोई दंडनीय अपराध नहीं है। ठीक है, तो इसको 497 को ही क्या कर दिया था, असंवैधानिक घोषित कर दिया था, और बीएनएस में तो ये है भी नहीं। फिर क्या हुआ, लेकिन आप जारता के अनुसार क्या कर सकते हो, डिवोर्स ले सकते हो। और कुछ कुछ केसेस में कोर्ट्स ने कहा है कि एक बार की जारता पे आपको डिवोर्स नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं नहीं मिलेगा परमानेंट, हो सकता है कि एक बार आप माफ कर दो, लेकिन अगर कोई जानबूझ कर बार बार जारता कर रहा है तो वो दंड डिवोर्स का बहुत अच्छा आधार है। नाउ अब इंग्लिश में आ गया, इसका मतलब तुम लोगों का लॉ ऑफ क्राइम खत्म। ठीक है, देखो इसमें कहीं भी शॉर्ट नोट्स में तुम्हारा भ्रष्टाचार वाला नहीं है, तो भ्रष्टाचार अधिनियम का 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैंने एमसीक्यू बनाया हुआ है। बाकी तुम लोग आईपीसी का ही तैयार करके चले जाओगे, तो मान लो भ्रष्टाचार से 2 क्वेश्चन आ भी गया और तुमने दोनों भी नहीं तैयार किया, तभी तुम्हारा आईपीसी निकल जाएगा, फिर भी कर लोगे, और नहीं आया तो मेरे को बोलोगे उल्टा। चलो, और फिर अपने क्लास के स्टूडेंट को कह रहे हैं, ठीक है, अगर तुम लोग वीडियो तक आए हो इन केस तो सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। अरे यार, अपने क्लास में मतलब 120 तो अपने ही बच्चे हैं, है ना, 20 भी नहीं है यस मैम, yes, सब्सक्राइब किए। हाँ, इसमें से सिर्फ 20 ही सब्सक्राइब किए होंगे, 20 हमको लगता है 10 ही किए हैं। ठीक है, बाकी तो सब मेरे ही रिलेटिव हैं, या और कुछ नए लोग हैं, अभी तो नए नए लोग भी कर रहे हैं। ठीक है, ओके, चलो, और बाकी भी जो देखेगा तो कर ही देगा। अब कल हम लोग क्या करते हैं, तो हमको डॉक्टर के पास जाना है, फिर जब हम लौटेंगे तो हम लोग इंटरप्रिटेशन क्या पढ़ोगे, ह्यूमन राइट्स। इसको बंद कर दे पहले रिकॉर्डिंग।